वेलकम बैक टू लिविंग द लॉ ऑफ वन। सर्विस टू सेल्फ पोलैरिटी की बातें जैसे जैसे सामने आती जा रही हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। अभी हमने आर्मी के बारे में पढ़ा। आर्मी है, पुलिस है। आगे कार्ला कहती है कि जैसे अंडरवर्ल्ड में लोग किसी को मारते हैं या पैसे लेते हैं मारने के लिए, कुछ पर्सनल नहीं है, बिजनेस है। या सिर्फ मारने के लिए नहीं हो सकता, किसी भी और काम के लिए हो सकता है। ये जो है ये सर्विस टू सेल्फ का मूल तत्व है। वो काम जिसमें कोई भावना अटैच नहीं है, सिर्फ काम कर रहे हैं अम, पैसे के लिए या बिजनेस के लिए, जिसके अंदर उनका अपना कोई लेना देना नहीं है। उसमें अपना ना कोई फायदा है ना नुकसान है, बस क्योंकि ये काम ऐसे होता है और ऐसे करना है इसलिए कर रहे हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह से कॉर्पोरेट लाइफ में किया जाता है। कॉर्पोरेट लाइफ जहां पर सारा क्रेडिट बॉस को मिलता है, काम कोई करता है, मतलब कि क्या हुआ, गुलाम। पैसे दिए हैं, काम करो, क्रेडिट बॉस को मिलेगा। और वहां पर लोगों को काम पे रखा जाता है, तनख्वाह पे रखा जाता है वो काम करने के लिए जिसमें उन्हें किसी कॉम्पिटिटर को या किसी को रास्ते से हटाना है। वहां उस इंसान का पर्सनली उस कंपनी के खिलाफ कुछ नहीं है, कोई नाराजगी नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कुछ नहीं। बस चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या साइंटिस्ट हो जिनको वो मारते हैं, मतलब जो क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड वाले मारते हैं, या कॉरपोरेट लाइफ में किसी के बिजनेस को नुकसान पहुंचाते हैं, सिर्फ अपने बॉस से के कहने पर कि तुम्हें इस काम के लिए रखा है, तुम्हें ये काम करना है ताकि कंपनी का फायदा हो। असल में फायदा किसका होता है? ओनर का। वो कौन है हम सब जानते हैं। दुनिया की सारी कंपनीज जो हैं वो 3-4 लोगों ने ओन कर रखी हैं। जितने ब्रांड्स आप इस्तेमाल करते हो, टूथपेस्ट हो गया, साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, जितने ब्रांड्स, मेकअप हो गया, कपड़े हो गए, जूते हो गए, जितने ब्रांड्स आप इस्तेमाल करते हो, ये सारे दो कंपनीज हैं मेन जो ओन करते हैं। उसका नाम मैं लॉ ऑफ वन के ग्रुप में बता दूंगी अगर आपको पूछना है। यहाँ पर पा ने मना किया है किसी का नाम नहीं लेना। और और ना ही किताब में लिखा है, सो क्यों नहीं। तो इसी तरह से कॉरपोरेट लाइफ और अंडरवर्ल्ड लाइफ, अंडरवर्ल्ड तो खैर हम जानते ही हैं कि वो सर्विस टू सेल्फ की है, लेकिन कॉरपोरेट लाइफ में भी सर्विस टू सेल्फ है। हे भगवान, क्या करेंगे सारे नौकरी करने वाले जो नौकरी के अलावा उनको कुछ आता ही नहीं है करना, दूसरों की सेवा, मतलब अपनी तरफ से वो अपना काम कर रहे हैं। हाँ, 49% आपका अपना है, लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट लाइफ में हो या इस तरह की जॉब में हो, मेरे ख्याल से आपको अपने सर्विस टू अदर्स का, अगर आप चौथी घनत्वता के पॉजिटिव प्लैनेट पर जाना चाहते हो, लव वाले प्लैनेट पे असेंड होना चाहते हो, तो आपको अपने सर्विस टू अदर्स का प्रतिशत बहुत बढ़ाना पड़ेगा। उसको बैलेंस करने के लिए जो आप काम कर रहे हो रोजमर्रा की जिंदगी में, हर पल में जितना ध्यान रख सकते हो उतना रखना पड़ेगा, क्योंकि काम में तो कुछ नहीं कर सकते हो, तो काम है, अब पैसा तो कमाना है। लेकिन जो काम आप कर रहे हो अगर उससे किसी का नुकसान हो रहा है या खुदगर्जी के रास्ते पर है, तो आपको अपना परसेंटेज दूसरों की सेवा का बढ़ाना पड़ेगा। और वो उसके बहुत तरीके हैं, ये हम पहले सर्विस टू अदर्स वाले इसमें सीख चुके हैं। उसके अलावा और कौन कौन से काम होते हैं जो खुदगर्जी के रास्ते पे होते हैं?
आगे पढ़ते हैं। वो कहती है कि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कंपनीज करती हैं जिसमें किसी का खून नहीं कर रहा है, किसी का डायरेक्टली नुकसान नहीं कर रहा है, लेकिन उनकी पॉलिसी कुछ ऐसी होती है, चाहे वो पब्लिकली इसे माने या ना माने। जैसे अच्छे लोगों को बिना मतलब के नौकरी से निकाल देना, जिनका अ, तजुर्बा बहुत अच्छा है, काफ़ी है, काम में अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि अ, वो बूढ़े हो चुके हैं तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया, या उनकी रिटायरमेंट की उम्र आने वाली है तो साल पहले ही निकाल दिया ताकि उन्हें पेंशन ना देनी पड़े, क्योंकि रिटायर होके जाएंगे तो सारी उम्र पेंशन देनी पड़ेगी। इसलिए पहले ही बिना मतलब के किसी गलती पर निकाल देना, अ, खास करके अगर वो बहुत ऊंची तनख्वाह पाते हैं। और ऐसे लोगों को वो जवान और कम तजुर्बेदार लोगों से रिप्लेस करते हैं, मतलब उनको नौकरी पे रखते हैं बहुत कम तनख्वाह में, अ, जिन्हें उन्हें पेंशन देनी ही नहीं पड़ेगी। उसके अलावा कॉरपोरेट एरिया में जो खुदगर्जी का रास्ता है, उसका उदाहरण एक और है कि यहाँ पर लोगों को पार्ट टाइम हेल्प के लिए रखा जाता है। आपको पार्ट टाइम जॉब इसलिए दी जाती है, फुल टाइम इसलिए नहीं दी जाती, ताकि आपको कंपनी से जो बाकी काफ़ी सारे बेनिफिट्स एक इंसान को मिलते हैं। अब वो क्या बेनिफिट्स मिलते हैं मुझे नहीं पता, मैंने तो कभी कॉर्पोरेट जॉब की नहीं, लेकिन आपको बहुत सारे बेनिफिट्स ना देने पड़े। जैसे छुट्टी ली तो तनख्वाह नहीं काटी, ऐसा एक बेनिफिट हो सकता है। तो पार्ट टाइम पे रखा ताकि अगर तुम छुट्टी लोगे तो तुम्हारी तनख्वाह कट जाएगी, और बीमार होगे तो तुम्हें कोई मेडिकल हेल्प नहीं मिलेगी। तो इस तरह के हो सकते हैं कुछ बेनिफिट्स जो पैसे बचाने के लिए किए जाते हैं। और इसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर रही है, अमेरिका की बात कर रही है कि यूएसए में बहुत सारे लोगों के लिए ना रहने के लिए घर है, ना कोई मेडिकल इंश्योरेंस है, चाहे वो कितने घंटे भी काम करें, जरूरत से ज्यादा भी काम करें, कितनी सारी नौकरियां कर लें, शिफ्ट में इसीलिए रखा जाता है कि तुम्हारी पार्ट टाइम जॉब है तो तुम्हें सिर्फ इतने घंटे काम करना है। ऐसा मैं समझती हूँ, मुझे पता नहीं। तो अम, चाहे कितने भी घंटे काम करें, कितने दिल से काम करें, अच्छा काम करें, उनको उतने पैसे ही नहीं मिलते जितना कि आपको सर पे छत और घर वालों की देख रेख और पालने के लिए, और बीमार हो जाओ तो दवाइयों के लिए, मेडिकल सर्विसेज के लिए जरूरत पड़ती है। तो उनकी जिंदगी लोन में ही निकल जाती है। यूरोप अमेरिका में यही होता है, और अब वो कल्चर हिंदुस्तान में शुरू कर दिया है कि लोन लो, घर लेना है तो लोन ले लो, गाड़ी लेनी है तो लोन पे ले लो। वो कल्चर हिंदुस्तान में शुरू करके, भारत में शुरू करके लोगों को बांध दिया है। हाँ, खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन खर्चे तो हम ही लोगों ने बढ़ाए हैं ना, शहरों में ही बढ़े हैं ना। आज की डेट में भी गांव में तो खर्चे बहुत कम हैं। सर पे छत के नाम पर बड़े घर, आज भी ऐसे लोग हैं जो छोटे से घर में एक कमरे में 6 लोग 10 लोग रह लेते हैं बड़ी खुशी से। थोड़ा सा कभी कभार तकलीफ होती होगी, और जैसे जैसे परिवार बढ़ता जाता है वैसे वैसे गांव में तो वो और एक कमरा बना सकते हैं, अपनी जमीन है, और सब्जी भाजी जो भी छोटी मोटी चीजें हैं उगा लेते हैं। खुद अपनी गाय रख लेते थे, पहले जमाने में बकरी रख लेते थे। आजकल के जमाने में तो खैर, आगे वो कहती है, और सबसे जो गहरा, गूढ़, बुरा, या सबसे काला जो दूसरों की, सॉरी, खुदगर्जी की सेवा का जो रास्ते के ऊपर जो सोच है, वो तब होती है जब ये मिलिट्री और ये धर्म के नाम पर और ये कॉरपोरेट
लाइफ के नाम पर देश इन सारी चीजों को मिलाकर जैसे दवाई हो गई, मेडिकल फार्मा हो गया, कॉरपोरेट लाइफ हो गई, जैसे कंपनीज, जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान छोड़ा था तो उनकी शर्त थी कि हमारी ये फलानी 2-3 कंपनियां हिंदुस्तान से नहीं जाएंगी कभी भी, इनको यहाँ पर काम करने का मौका दिया जाएगा, इनकी फैक्ट्री नहीं निकाली जाएगी, इनका सामान यहाँ बेचा जाएगा। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर अंग्रेज आए थे, उन्होंने हमारे देश में बिजनेस किया और फिर अपनी मिलिट्री को यहाँ पर लेकर आए और हमारे देश के ऊपर कब्जा पाया। आज भी, और इसका दूसरा उदाहरण है जब इसमें धर्म जुड़ जाता है। जैसे बहुत सारे किसी एक धर्म के लोग अपने सभी लोगों को बोलते हैं कि तुम्हें इस पार्टी को ही वोट देना है। जैसे पता नहीं, बट आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुस्लिम्स प्रेफर टू वोट फॉर कांग्रेस एंड Hindus prefer to vote for BJP. So, ये जब ऐसा होता है तो धर्म, पॉलिटिक्स, कॉरपोरेशंस, मतलब कॉरपोरेट, ये सब कुछ जो है वो एकत्र होके जब साथ में ये लोग काम करते हैं, इस तरह से लोगों को बहकाते हैं, तो वो सबसे गहरा, काला, गंदा, खुदगर्जी का रास्ता जो है होता है। तो वो सभी लोग जो इस तरह से सोचते हैं और इस रास्ते पर चलते हैं, उनका तो पता ही क्या ही होगा। उसके बाद वो कहती है कि एक चीज यहाँ पर जिस पर हम बहस कर सकते हैं, जो बहुत जरूरी है, वो है बाइबल की जो किताबें हैं। मतलब यहाँ पर वो बाइबल की बात कर रही है, लेकिन ऐसा कुरान और गीता, उससे भी लोग कोई कर सकता है कि धर्म की किताबों से पढ़कर लोगों को कुछ और ही समझाना, ताकि वो लोग उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट करें, और बताना कि अरे ये तो विश्वास की बात है, ये तो धर्म की बात है। और हमारे देश में ऐसा वो कह रही है, तो मेरे ख्याल से शायद वो अमेरिका की बात कर रही है। हमारे देश के शुरुआत में लोगों को आजादी चाहिए थी अपने धर्म को अपने तरीके से मानने की, ताकि गवर्नमेंट उन्हें फोर्स नहीं करे या उन पर कोई और धर्म ना ला दे। इसीलिए सब लोग अमेरिका भाग गए थे, इटली, स्पेन, हर जगह से लोग अमेरिका भागे थे जब अमेरिका के बारे में पता चला था। इंग्लैंड से भी गए थे, फ्रांस से भी गए थे, जर्मनी से भी गए थे, क्योंकि वहां पर नाजीज और वो हिटलर का जो भी चल रहा था, तो उन्हें फोर्स किया जाता था कि तुम्हें इसी धर्म को मानना है, उसी धर्म को मानना है। तो इस वजह से सभी वहां भाग गए थे, और वहां पर लोग गए इसीलिए थे क्योंकि उनका मतलब मूल ये था कि हमें यहाँ पर अपने धर्म को अपने तरीके से मानने की आजादी मिले। लेकिन ऐसा हो तो नहीं पाया, क्योंकि वो सारे जो गुंडे मवाली, अंडरवर्ल्ड, इटली के अंडरवर्ल्ड, नाजीज जो थे, इंग्लैंड के किंग क्वीन के जो उनके 13 फैमिलीज के थे, वो तो सारे पहुंच गए वहां पर, और उन्होंने वहां पर लीडरशिप रोल अपना लिया। तो ये मैं कह रही हूँ, इसमें नहीं लिखा है, पर ऐसा मैंने सुना है और ऐसा मैं समझती हूँ आज जो हालात हैं जो मैं देख रही हूँ। खैर, लॉ ऑफ वन से हम कितने करीबी से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से जुड़े हुए हैं, ये इससे पता चलता है कि ये दो चीजें अलग नहीं है। पर ठीक है, हम यहाँ पर लॉ ऑफ वन पर ध्यान देते हैं और लिविंग द लॉ ऑफ वन पर ध्यान देते हैं। तो आगे वो कहती है कि हम ये भी देख सकते हैं कि बहुत सारे कॉरपोरेट कंपनीज के जो गोल होते हैं वो बिल्कुल मिलिट्री की तरह सख्त पॉलिसी हो चुकी है। जैसे कि डोल कंपनी जो थी, उन्होंने क्वीन ऑफ लिलियो कोलोनी
ओके, क्वीन ऑफ लिलियो कॉलोनी थी 1893 में। उनके लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हवाई आइलैंड्स के लिए। ये वहां पर डोल कंपनी ने ऐसा किया, उनकी मदद की। और ये उस रानी का हक था उस स्टेट का हेड होने के हिसाब से। वो यूएस गवर्नमेंट के फॉरेन एक्शंस जो 1887 में हुए, लेट मी रीड इट. We may also see how corporate goals can become military policy, as when the Dole Company responded to the efforts of Queen Liliuokalani in 1893 to make a new constitution for Hawaii. This was her right as head of state. She was responding to foreign actions by the US government, which in 1887 had forced a bayonet constitution on her people, which severely limited the foreign nation of Hawaii's rights to operate. Oh. इसे अगर मैं हिंदी में पढ़ूं तो वो कहता है, हम ये भी देख सकते हैं कि कैसे कॉरपोरेट लक्ष्य सैन्य नीति बन सकते हैं, जैसे कि डोल कंपनी ने रानी के प्रयासों का जवाब दिया। 1983 में लिलियोकुलिनी ने हवाई के लिए एक नया संविधान बनाना चाहती थी, तो डोल कंपनी ने उनकी मदद की। उनको ये सख्त रूल्स बनाने में। ये राज्य के प्रमुख के रूप में उनका अधिकार था। वह विदेशी के को जवाब दे रही थी। अमेरिका सरकार की कार्रवाइयों ने 1887 में मजबूर किया था उसके लोगों पर कि संगीन संविधान उसके लोगों पर मजबूर किया था, जिसने गंभीर रूप से सीमित कर दिया सत्प्रभु राष्ट्र हवाई के संचालन के अधिकार को। ओके, तो वो ट्रांसलेशन गूगल ट्रांसलेशन में जितना हो सकता है मैंने पढ़ दिया। द मैकिनली टैरिफ, ये भी करना पड़ेगा। द मैकिनली टैरिफ जो था उसने हवाई के ऊपर 1890 में भी इम्पोज किया, मतलब जोर जबरदस्ती की कि आपको ऐसा करना पड़ेगा कि वो अपने सेफ गार्ड्स इंश्योरिंग वन सेक। अब इसमें आगे एक तरह से अमेरिका की हिस्ट्री की काफ़ी बातें दी गई हैं, तो वो मैं ट्रांसलेट करके आपको बता देती हूँ। 1890 में हवाई पर लगाए गए मैकिनले टैरिफ को भी वापस ले लिया गया। हवाई की चीनी के लिए मुख्य भूमि बाजार का बीमा करने वाले सुरक्षा उपाय किसी भी निगम से स्वतंत्र नहीं हो सकते। डोल समूह चाहता था रानी सभी चीनी फसलें उन्हें सौंप दे। हालांकि रानी व्यापारी थी व्यापार करने के लिए हवाई की संप्रभु शक्ति पुनः प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। हालांकि रानी ये कोशिश कर रही थी कि हवाई का चीनी व्यापार करने के लिए हवाई की संप्रभु शक्ति पुनः प्राप्त करने का प्रयास कर रही थी। श्री डोले मतलब डोले कंपनी के लाभ के बजाय हवाई वासियों के लाभ, हवाई के लोगों के लाभ के लिए उसका साथ देना चाहती थी। इसके बजाय कि डोले को लाभ हो, मिस्टर डोले को लाभ हो, तो वो ये चाहती थी कि हवाई के लोगों का लाभ हो। इसे अमेरिका ने स्वीकार नहीं माना। कॉरपोरेट हित के तहत उन्होंने सरकार से राहत की मांग की। उच्च स्तरीय बैठकें हुई और परिणाम स्वरूप 9 सैनिकों ने आक्रमण कर दिया। हवाई ने रानी को गद्दी से उतार दिया और हवाई को एक गणराज्य के रूप में शामिल कर लिया गया। 1994 में सैमुअल डोल को इसका अध्यक्ष नामित किया गया। 2005 में प्रकाशित एक दिलचस्प पुस्तक ओवरथ्रो 25
बहुत कुछ प्रदान करती है। ऐसे अन्य अच्छी तरह से प्रलेखित और ऑन द रिकॉर्ड उदाहरण जहां संयुक्त राज्य अमेरिका ने वह काम किया है जो बड़े निगमों ने किया है, अमेरिका के लिए बेहतर सौदा हासिल करने के लिए ऐसा करने को कहा विदेशी भूमि में व्यवसाय करने वाली कंपनियों ने। नॉम चॉम्स्की का नॉम चॉम्स्की का की पुस्तक आधिपत्य या उत्तरजीविता, मैं बुक का नाम पढ़ के सुनाती हूँ। नॉम चॉम्स्की की किताब हेगेमोनी ऑन और सर्वाइवल, अमेरिका's क्वेस्ट फॉर ग्लोबल डोमिनेंस, द अमेरिकन एम्पायर प्रोजेक्ट भी इस मामले में काफी आंखें खोल देने वाली किताब है और उसके अंदर काफी कुछ इस एम्पायर प्रोजेक्ट के संबंध में काफी कुछ लिखा हुआ है। वाओ, कितना दिमाग है इन लोगों में। सर्विस टू सेल्फ के रास्ते पे चलते हुए हर चीज को हथियाना, लालच, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ऐसे। तो ये कितना लंबा है? हाँ, तो एक और सेशन करना पड़ेगा। ओके, ये लास्ट पैराग्राफ कर देती हूँ। एक खुदगर्ज रास्ते पर चलने वाले या सर्विस टू सेल्फ पोलैरिटी वाले इंसान के लिए वो अकेला पूरी दुनिया के सामने खड़ा होता है और पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा पाना या उससे लड़ना ही उसकी जिंदगी का लक्ष्य होता है। और अगर उसका एक ग्रुप है, अगर वो एक इंसान ना होके एक ग्रुप है जो मिलकर ऐसा कर रहा है, तो वो हम सभी जो दूसरों के रास्ते पर चलते हैं हमारे उस तरफ यानी कि हमारे खिलाफ है। ये जो एटीट्यूड है ये मूल तत्व है खुदगर्जी की पोलैरिटी या रास्ते पे चलने वाले लोगों का। इसके साथ ये वाला सेशन मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। आई होप कि ये छोटे छोटे सेशंस देखने में आपको आसानी हो रही हो। अगर आप कहोगे तो मैं बड़ा कर दूंगी। ओके, गुड बाय।